हेलो एंड वेलकम बैक टू इंट्राकॉग्निशन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के मॉडल के बारे में। कौन सा मॉडल? आईआईएलएस मॉडल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और टोटल दो मॉडल्स है, एक डनलॉप्स मॉडल हमने पहले कवर किया है और ये आईआईएलएस मॉडल। काफ़ी सिंपल है, बहुत सिमिलर है डनलॉप्स मॉडल से, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड ऑन हुई है और बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आईआईएलएस मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसने बनाया था? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज, आईआईएलएस ने बनाया। अब ये आईआईएलएस क्या एक बॉडी है जो आईएलओ के बहुत क्लोजली रिलेटेड है और उसके साथ मिलकर फंक्शन करता है ना। तो जो पहला पॉइंट है वो यही है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अब द मॉडल इज सिमिलर टू दैट सजेस्टेड बाय डनलॉप, है ना। डनलॉप के मॉडल के बहुत सिमिलर है और इसमें टोटल, जैसे डनलॉप्स मॉडल में टोटल तीन चीजें थी, कॉन्टेक्स्ट, पार्टीज और एक था हमारा आइडियोलॉजी। यहाँ चार चीजें हैं। पहला पार्टीज, पार्टीज यानी कि वही जो एक्टर्स थे डनलॉप्स मॉडल में। दूसरा एनवायरनमेंट, क्या कॉन्टेक्स्ट है, जो डनलॉप्स मॉडल में कॉन्टेक्स्ट था वो यहाँ पे एनवायरनमेंट बोला गया उसको। तीसरा प्रोसेस, प्रोसेस क्या होगी रूल्स रेगुलेशंस बनाने की। और चौथा रूल्स क्या होंगे, किस तरह के रूल्स होंगे। तो ये चारों चीजें मेन है इस मॉडल के अंदर। ये चार कंपोनेंट्स है और ये चार कंपोनेंट्स बहुत सिंपल है, आसानी से इसको समझेंगे। और ये चारों कंपोनेंट्स मिलकर एक मॉडल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं आईआईएलएस मॉडल। सबसे पहला पार्टीज। अब पार्टीज को ही हमने, जो डनलॉप्स मॉडल है वहां पे एक्टर्स बोला था। कौन कौन से एक्टर्स होते हैं, कौन कौन सी पार्टीज होती है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में? टोटल तीन तरह के एक्टर्स होते हैं। एक तो होता है स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज। दूसरा वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी ट्रेड यूनियंस हो सकते हैं। और तीसरा जो है मैनेजरियल हायरकीज यानी कि मैनेजर्स की जो हायरकी होती है वो हो गया तीसरा। तो मैनेजर, ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियंस और तीसरा गवर्नमेंट एजेंसीज। तो ये तीन तरह की पार्टीज होती है। तो इस मॉडल में जो है ये डिटेल में इन पार्टीज को समझाया, उनका क्या बेसिक फीचर्स होता है ये सब बताया है। ये आपको शायद पता होगा और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, तो हम यहाँ ये पार्टीज, तीन पार्टी से बेसिकली। अब इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है। तो इन्वायरमेंट इज द, इन दिस मॉडल रिफर्स टू द कंडीशन अंडर विच इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑपरेट। तो ये तीनों जो पार्टीज है, ये तीनों जो एक्टर्स हैं, ये किन कंडीशंस में ऑपरेट करते हैं, उन कंडीशंस को नाम दिया एनवायरमेंट, है ना। तो डनलॉप्स मॉडल में इसी एनवायरमेंट को हमने बोला था कॉन्टेक्स्ट, यहां पे उसे कहा गया एनवायरमेंट, है ना। तो अब ये एनवायरमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, मार्केट सिचुएशंस कैसी है मार्केट की, वो एक एनवायरमेंट हो सकता है। पॉलिटिकल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल कौन सी पार्टी रूल कर रही है, क्या आइडियोलॉजी है उसकी, वो एक पॉलिटिकल एनवायरमेंट हो गया। सोशल एनवायरमेंट, किस समाज से वर्कर्स आते हैं, सोसाइटी कैसी है ना। तो सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है उस सोशल एनवायरमेंट। और चौथा जो है कल्चरल एनवायरमेंट, जो कल्चर है वर्कर्स का या एम्प्लॉयर्स का। तो ये चारों एनवायरमेंट में इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है और उसके अंदर वो तीनों एक्टर्स मिलके काम करते हैं। ठीक है, द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस द रोल ऑफ पार्टीज। ऑफ कोर्स दो, जो एनवायरमेंट है वो पार्टीज का रोल को इन्फ्लुएंस करेगा, है ना। गवर्नमेंट के रोल को इन्फ्लुएंस करेगा, एम्प्लॉयर के रोल को इन्फ्लुएंस करेगा और जो लेबर है, लेबर यूनियन है, उनके रोल को भी इन्फ्लुएंस करेगा एनवायरमेंट। एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ द रूल्स फॉर्म। तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ रूल्स भी चेंज होंगे। जैसे जब गवर्नमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट चेंज होता है, गवर्नमेंट चेंज होती है, तो वो रूल्स भी चेंज हो जाते हैं, है ना। लेबर लॉज चेंज हो जाते हैं। हम देख रहे हैं अभी कि गवर्नमेंट कई तरह के लेबर लॉज को चेंज करी है और करने वाली है। तो इस तरह से अगर एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, कोई सा भी एनवायरमेंट अगर चेंज हो रहा है तो रूल्स चेंज होंगे और उनका जो इम्पैक्ट है पार्टीज पे वो पड़ेगा। तो ये बेसिकली था हमारा दूसरा पॉइंट एनवायरमेंट के बारे में। अब तीसरी चीज है प्रोसेस। प्रोसेस में क्या आता है कि रूल्स बनाने की प्रोसेस क्या है ना। तो तीन तरह की प्रोसेस है, नेगोशिएशन, कोलैबोरेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो नेगोशिएशन में क्या होगा? नेगोशिएशन, द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स जॉइंटली डेलिबरेट ओवर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल, है ना। तो जॉइंटली दोनों मिलके बात करेंगे, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों मिलके, एम्प्लॉयर्स के जो यूनियन है और वर्कर्स का जो यूनियन है वो मिलके डेलिब्रेशन करेगा यानी डिस्कशन करेगा और दोनों मिलके एक रास्ता निकालेंगे। इन दिस प्रोसेस द वर्कर्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय यूनियंस। तो वर्कर्स जो है उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा? उनका यूनियन, है ना। तो दोनों मिल के रूल्स बनाएंगे, नेगोशिएशन डिस्कशन के बाद रूल्स बनेंगे। दूसरा कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन यानी मिलकर साथ में चलना, जॉइंट डिटर्मिनेशन ऑफ इश्यूज, है ना। कोई यहाँ पे इश्यूज वर्ड जो है वो कीवर्ड है कि इश्यूज है तो उनको डिटरमाइन करना दोनों में। अगर एम्प्लॉयर को कुछ इश्यूज है या फिर लेबरर्स को कुछ इश्यू है तो दोनों को इश्यू को समझना, डिटरमाइन करना और एक कॉमन
इंटरेस्ट है ना, जो कॉमन इंटरेस्ट है दोनों का कि प्रोडक्शन बढ़े, उसको लेके एक रास्ता निकालना, कोलैबोरेट करके आगे बढ़ना। दिस प्रोसेस सर्व एज ए मेथड टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, अगर कोलैबोरेशन नहीं होगा एम्प्लॉयर्स और लेबर यूनियंस के बीच में तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आने की संभावना होती है। तो यहाँ क्या है, दिस प्रोसेस सर्व्स एज ए मेथड टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स फ्रॉम अराइजिंग। तो यहाँ हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को प्रिवेंट कर रहे हैं ना, होने ही नहीं दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं पहले ही। अब जो तीसरा है वो रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो कोलैबोरेशन में हम रोक रहे थे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को होने से, यहाँ क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर हो जाते हैं तो उनको रिजोल्व कैसे किया जाएगा। तो कंटेंशियस इश्यूज आर रिजॉल्व्ड एंड टर्म्स आर यूजुअली रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट और सेटलमेंट। अगर इश्यूज हो जाते हैं तो क्या होगा, दो तरह की चीजें हो सकती है, या तो एक एग्रीमेंट साइन होगा लेबर यूनियन और एम्प्लॉयर्स के बीच में कि ये सैलरी इतनी हाइक होगी या वर्किंग कंडीशंस में आपको ये सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलेगी, तो एक एग्रीमेंट साइन होता है। या दूसरी चीज की सेटलमेंट होता है कोर्ट में जाके। तो दोनों चीजें इसमें, तो तीन तरह की प्रोसेस थी हमारी, नेगोशिएशन, कोलैबोरेशन, एक रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब आते हैं रूल्स पे, आखिर में रूल्स क्या है। तो ये रूल्स क्या है कि टर्म्स एंड कंडीशंस को डिफाइन करते हैं, है ना, किसी भी एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होगी उसको डिफाइन करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। तो ये ही रूल्स होता है। अब मॉडल, ये वाला जो मॉडल है इसमें तीन तरह की अथॉरिटीज इसने बताई। एक होता है मोनोपोलिस्टिक अथॉरिटी, ड्यूअलिस्टिक अथॉरिटी और तीसरा प्लूरलिस्टिक अथॉरिटी, है ना। तो सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं। अब मोनोपोलिस्टिक अथॉरिटी का मतलब कि सिर्फ जो एम्प्लॉयर है वही सारे रूल्स तय कर दे रहा है और लेबर यूनियन या गवर्नमेंट एजेंसीज का उसमें कोई पार्ट नहीं है। ये मोनोपोलिस्टिक हो गया, है ना, पूरी मोनोपोली है एम्प्लॉयर की। दूसरा ड्यूअलिस्टिक, इसमें कोई भी दो एक्टर्स, तीन में से कोई भी दो एक्टर्स मिलकर अगर रूल्स बना रहे हैं, एग्जांपल कि एम्प्लॉयर और लेबर यूनियंस मिलकर रूल बना रहे हैं, या एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज मिलकर रूल बना रही है, या फिर लेबर यूनियंस और गवर्नमेंट एजेंसीज मिलकर रूल बना रही है। तो दो कोई भी पार्टी मिलकर अगर रूल बना रही है तो उसको डुअलिस्टिक टाइप ऑफ अथॉरिटी बोलेंगे। तीसरा प्लूरलिस्टिक, अब तीनों जो एक्टर्स है, तीनों जो पार्टीज है, तीनों मिलकर अगर रूल बना रहे हैं तो उसको हम प्लूरलिस्टिक बोलेंगे। तो आईएलओ हमने पढ़ा, आईएलओ का वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। तो आईएलओ एक किस तरह की बॉडी है, ट्रिपार्टाइट, जहां पे लेबरर्स का भी रोल है ना, एम्प्लॉयर्स का भी रोल है और गवर्नमेंट भी, सारी जो नेशनल गवर्नमेंट्स है वो भी उसमें टेक पार्ट करती। तो तीनों है, वो एक ट्रिपार्टाइट बॉडी है। तो तीनों मिलके अगर रूल बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे प्लूरलिस्टिक टाइप ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, अब यहां दो तरह की, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने दो तरह के रूल्स एक्सप्लेन किए हैं, प्रोसीजरल रूल्स और सब्सटेंटिव रूल्स, है ना। तो प्रोसीजरल रूल्स में क्या है, प्रोसीजरल रूल्स आर रिलेटेड टू द प्रोसीजर। तो मेनली ये प्रोसीजर से रिलेटेड होगा। प्रोसीजर एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट, कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग किस तरह से होगा, सच एज डिटर्मिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ बार्गेनिंग एजेंट। तो कैसे डिटरमाइन करोगे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग में कौन, किसके साथ आप बार्गेनिंग करोगे, तो वो डिटरमाइन, सर्टिफिकेट किसको दोगे कि हाँ इस पार्टी के साथ हमको कोलैबोरेशन या बार्गेनिंग करनी है। तो पहले उसके लिए क्या होगा, चुनाव होगा। अब ये चुनाव का प्रोसीजर क्या होगा, सीक्रेट बैलेट होगा या किस तरह से चुनाव होगा, वो प्रोसीजर यहाँ तय किए जाते हैं, है ना। तो सर्टिफिकेशन, जो चुनाव जीतेगा उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा लेबरर्स की तरफ से बार्गेनिंग करने के लिए, है ना। किसी लेबर को प्रॉब्लम है तो उसके लिए उसका रिप्रेजेंटेटिव जाके बार्गेनिंग करेगा क्योंकि उसके वो सर्टिफाइड है। तो सर्टिफिकेशन ऑफ बार्गेनिंग एजेंट एंड बार्गेनिंग यूनिट, तो सर्टिफाइड किया जाएगा बार्गेनिंग एजेंट या बार्गेनिंग यूनिट को, किस तरह से किया जाएगा वो इसमें प्रोसीजरल रूल्स में आएगा। सर्टिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूनियन, है ना, यूनियन को, रिप्रेजेंटेटिव यूनियंस जितने भी है उनको सर्टिफाई किया जाएगा कि हाँ एक ये यूनियन, हम इसको सर्टिफाई करते हैं कि ये भी बार्गेनिंग कर सकता है। रिकॉग्निशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूनियन, रिकॉग्निशन मिलता है उससे। लीगल स्टेटस ऑफ कलेक्टिव एग्रीमेंट्स, है ना, तो किस तरह से लीगल स्टेटस जो कलेक्टिव एग्रीमेंट्स होंगे उनको लीगलिटी किस प्रोसीजर से मिलेगी, कहाँ कौन से कोर्ट से मिलेगी, ये सारी चीजें। मैनर ऑफ रेफरिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स टू एडजुडिकेशन अथॉरिटीज, अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है तो उस एडजुडिकेशन अथॉरिटी के पास जाने का प्रोसीजर क्या है, कौन सी कोर्ट में जाया जाएगा। और कंडक्ट ऑफ स्ट्राइक करेंगे तो किस तरह क्या प्रोसीजर होगा, एक रूल्स होंगे ना कुछ, कि कुछ भी थोड़ी ना कर देंगे। तो एक वो सारे जो प्रोसीजर है, वो सारा जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजरल रूल्स में आएगा। चुनाव का प्रोसीजर, स्ट्राइक करने का प्रोसीजर, कोर्ट में जाने का प्रोसीजर या कलेक्टिव बार्गेनिंग करने का प्रोसीजर, किसको हक है, किसको कलेक्टिव बार्गेनिंग करने का हक है, चुनाव लड़ने का, चुनाव के नतीजों का, हर तरह के प्रोसीजर प्रोसीजरल रूल्स में आ जाएंगे हमारे। अब दूसरा हमारा सब्सटेंटिव रूल्स। सब्सटेंटिव रूल्स में हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस, नॉर्मल जो भी रूल्स है वो सारे सब्सटेंटिव रूल्स है। जैसे एम्प्लॉयमेंट के रूल्स है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, राइट्स क्या क्या मिली है वर्कर्स को, ऑब्लिगेशंस क्या है वर्कर के, ड्यूटीज क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन की क्या ड्यूटीज होगी, एम्प्लॉयर्स की राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स कितना मिलेगा, है ना, या फिर आप कहें प्रोबेशन पीरियड कितना होगा, और सारी जो सिचुएशन सिमिलर मैटर्स जितने भी है, मतलब जो भी रूल्स कंपनी के अंदर फॉलो होते हैं, वर्क टाइम क्या होगा, सैलरी वाइज स्ट्रक्चर क्या है, इंश्योरेंस क्या क्या स्ट्रक्चर है, तो सारी चीज़ें हमारी सब्सटेंटिव रूल्स में आ जाएगी। उधर प्रोसीजर, वो रूल्स कैसे बनाया जा रहा है वो आ रहा था। ठीक है, अब ये हुआ हमारा पूरा मॉडल। अब इसके कुछ क्रिटिक्स है, बहुत छोटे छोटे, क्या 4-5 क्रिटिक्स है। पहला, द मॉडल डज नॉट गिव एडिक्वेट अटेंशन टू कन्फ्लिक्ट एस्पेक्ट्स इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पार्टिकुलरली दोज emanating from union rivalries, multiplicity of unions and uncongenial political इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे अगर यूनियन एक से ज़्यादा हो जाते हैं और यूनियन के बीच में ही अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है, ट्रेड यूनियंस के बीच में, तो उसको सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन। द मॉडल हैज लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी इन स्मॉल साइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड एस्टेब्लिशमेंट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियन है ही नहीं, एम्प्लॉयर यूनियन है ही नहीं, तो उसमें एप्लीकेबिलिटी इसकी बहुत लिमिटेड है इस मॉडल की। तीसरा, इट डज नॉट प्रोवाइड अ कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन फॉर द इम्पैक्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एबनॉर्मल सिचुएशंस सच एज वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस, फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस एक्टिविटीज। तो इन सारी जो सिचुएशन है, वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस, वहां पे इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इस मॉडल ने। ठीक है। चौथा, it also does not sufficiently cover the strategic aspects in industrial relations and human resource management। तो कुछ और strategic aspects इसने छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से ILS मॉडल समझ में आया होगा। and if you like the video then please share it and subscribe the channel for more such videos। thank you so much and all the best for your exams।